Assalamualaikum. Dear students, yesterday we discussed about the composition of Rajya Sabha and today's topic is powers and functions of Rajya Sabha. ध्यान दीजिएगा बच्चों, this is the chapter of legislature in India, Union Parliament. उसमें हमने पढ़ा था हिंदुस्तान में why there are two houses in the Indian Parliament और हमारा next जो टॉपिक था वो था कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा. उसी को हम आगे ले जा रहे हैं. कंपोजिशन हमने पढ़ा, उसमें ये हमने पढ़ा कि राज्यसभा जो है इट्स द अपर हाउस एंड इट्स द परमानेंट हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. So far as its powers are concerned, let us first discuss about the legislative powers. Legislative powers means law-making powers. How much Rajya Sabha is powerful related to law-making. इसमें ये पढ़ना है. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कोई भी बिल जब लॉ बन जाती है तो वो दोनों हाउसेस से गुजर के आ जाती है. दोनों हाउसेस जो है वो उसको पास करने चाहिए. देन अ बिल कैन बिकम अ लॉ. So far as legislative powers are concerned, it's the Rajya Sabha who takes part in law making. अभी मैंने कहा था आपसे, except money bills. याद रखिएगा यहाँ पे, all bills can originate in the Rajya Sabha. No bill can become a law unless agreed by both the houses. क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा जो है, राज्यसभा is enjoying equal powers in parliament here so far as law making is concerned. लॉ मेकिंग में कोई भी बिल तब तक पास नहीं हो सकती है जब तक न वो दोनों हाउसेस से गुजर के आ जाए, दोनों हाउसेस उसको पास कर ले, फिर प्रेसिडेंट के एसेंट होंगे, तब जाके वो एक एक्ट बन जाती है. It means here Rajya Sabha is enjoying equal powers. So, but यहाँ लिखा है except money bills. ये ध्यान दीजिएगा बच्चों. अब जब भी कोई बिल हाउस में जाती है लॉ बनने के लिए, याद रखिएगा, every bill can originate in the Rajya Sabha. यानी हर कोई except money bill. हर एक बिल मनी बिल को छोड़ के, बजट को छोड़ के, पैसे की बिल्स जो भी है उनको छोड़ के, मनी बिल्स को छोड़ के बाकी तमाम बिल्स जो है वो ऑरिजिनेट पहले कहाँ होती है? पहले राज्यसभा में होती है. राज्यसभा में उस पर डिस्कशंस होते हैं, राज्यसभा में उसकी सिलेक्ट कमेटी होती है, जब वो पास करेगी, पूरा हाउस पास करेगा, उसके बाद वो राज्यसभा में बिल जाती है. फिर जब वो पास कर लोकसभा में जाती है, फिर जब दोनों हाउसेस पास करेंगे, दस्तखत प्रेसिडेंट के होंगे लास्ट पे, उसके बाद वो बिल जो है वो एक एक्ट बन जाती है. लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, मनी बिल्स को छोड़ के, यानी मनी बिल्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो पहले ऑरिजिनेट हो जाए राज्यसभा में ही, क्योंकि मनी बिल्स का ये है कि मनी बिल्स मस्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा. सो यहाँ लेजिस्लेटिव पावर्स कंप्लीट हुआ आपका. यहाँ मैंने आपको बताया कि दोनों हाउसेस जो है वो दोनों हाउसेस में बिल जो है जब पास होके आ जाती है तब वो एक एक्ट बन जाती है. लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है बच्चों, कभी कभार इन केस ऑफ ए डेडलॉक या इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस ऑन अ बिल और ऑन द अमेंडमेंट मेड इन द बिल, द प्रेसिडेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू समन ए जॉइंट मीटिंग. यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब अगर कहीं किसी बिल को लेके दोनों हाउसेस जो है वो इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, कोई वहां पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, एक हाउस पास कर दूसरा हाउस पास नहीं कर रहा है, उस वक्त प्रेसिडेंट को इख्तियारात है कि वो जॉइंट सीटिंग बुलाए, जॉइंट समन बुलाए. तो जब दोनों हाउसेस आमने सामने होंगे, बिल पर डिस्कशंस होंगे, डिलिब्रेशंस होंगे, उसके बाद क्या होता है, एट ए जॉइंट सिटिंग क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग. फिर क्या किया जाता है, फिर देखा जाता है दोनों हाउसेस में कितने मेंबर्स प्रेजेंट और कितने मेंबर्स एग्रीमेंट में है और डिसएग्री कितने लोग कर रहे हैं. फिर फाइनली जब देखा जाता है कि दोनों हाउसेस की तादाद कितनी है और वहां कितने लोगों ने मेजॉरिटी से इस बिल को पास किया, फिर उन्हीं की कंसेंट कंसिडर की जाती है. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये you know very well that the strength of Rajya Sabha is only 250 and so far as Lok Sabha is concerned that is near about 550. So majority के लिहाज से, members के लिहाज से लोक सभा की strength जो है वो राज्य सभा से कहीं ज्यादा है. तो यहाँ here क्या हो जाता है, in case of a disagreement or in case of a deadlock, here लोक सभा जो है, लोक सभा यहाँ पे they are taking advantage क्योंकि because of their numbers, उनका नंबर ज्यादा है इसलिए वही यहाँ पे फायदा उठाते हैं.
अदरवाइज बाकी लेजिस्लेटिव पावर जो है लेजिस्लेशन में, लॉ मेकिंग में राज्यसभा जो है बराबर इख्तियारात उनको भी दिए गए हैं, लेकिन और हर कोई बिल जो है वो पहले ओरिजिनेट राज्यसभा में ही होनी। लेट अस मूव अहेड, दैट इज फाइनेंशियल पावर्स। अब फाइनेंस के मामले में, मुल्क के पर्स के बारे में, मुल्क के बजट के बारे में, मुल्क की मनी बिल्स के बारे में, पूरे फाइनेंस के बारे में राज्यसभा का कितना रोल है, राज्यसभा जो है उनका कितना पावर है। राज्यसभा हैज नॉट बीन गिवन एनी सब्सटेंशियल पावर विद रिगार्ड टू फाइनेंस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे अभी मैंने आपसे बात की कि हर एक बिल जो है, ऑल बिल्स कैन ओरिजिनेट इन द राज्यसभा एक्सेप्ट मनी बिल्स। हर कोई बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ होनी चाहिए? राज्यसभा में, लेकिन मनी बिल्स को छोड़ के। और यहाँ हम कह रहे हैं कि राज्यसभा जो है दे हैव नॉट बीन गिवन एनी सब्सटेंशियल पावर, उनको कोई खास इख्तियारात यहाँ दिए नहीं गए हैं फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि ऑल मनी बिल्स मस्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। और यहाँ जो राज्यसभा है, अब राज्यसभा क्या करेगी यहाँ पे? चूंकि नो मनी बिल्स और फाइनेंस बिल कैन फर्स्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, जो मैंने अभी कहा था, it is the privilege of the Lok Sabha to pass the money bill first and send it to the Rajya Sabha for its recommendation. अब सबसे पहले इंट्रोड्यूस भी मनी बिल कहाँ हो जाती है? लोकसभा में ही, और उसके बाद लोकसभा में पास होकर फिर वो राज्यसभा में चली जाती है उनकी रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा जो है उनको जब वहां पे भेजी जाती है ये मनी बिल, तो लोकसभा इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द राज्यसभा। अब यहाँ पे लेकिन वो बाउंड भी नहीं है, वो बिल को पास करे या ना करे ये कोई फर्क पड़ता नहीं है। बेहतर राज्यसभा के लिए यही है कि वो भी बिल को पास कर ले। हाँ, अब अगर उनको लग रहा है कि नहीं हमें पास नहीं करेंगे, इसमें कुछ है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, तो उसके बाद जो है राज्यसभा जो है they does not return the money bill to the Lok Sabha। तो वो अगर 14 दिनों तक, they have only delaying power of 14 days, they can delay this bill, they can delay this money bill for 14 days only। वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक इसको डिले कर सकते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर अगर इन्होंने बिल भेज दी तो ठीक है, अगर बिल वापस नहीं भेज दी और वहीं पे रखी तो वो सीधे क्या करेंगे, लोकसभा जो है वो खुद ब खुद it will be considered to have been passed by both houses। ये बात याद रखिएगा, if Rajya Sabha does not return the money bill to the Lok Sabha within 14 days, it will be considered to have been passed by both the houses। अगर इन्होंने 14 दिनों में वापस बिल को नहीं भेज दिया तो वो खुद ब खुद क्या करते हैं, कहते हैं कि बिल को पास किया गया है, क्योंकि राज्यसभा जो है they have not any special power related to finance। So इसी तरह से they can only delay this bill for 14 days। So the third one is control over executive। राज्यसभा जो है उनका एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, वहां पे क्या रोल है? क्योंकि यहाँ पे जब हम कहेंगे राज्यसभा डज नॉट control the executive as the constitution makes the council of ministers collectively responsible to the Lok Sabha। यहाँ राज्यसभा का कोई उतना रोल प्ले वो नहीं कर रहे हैं, उनके पावर्स उतने नहीं है so far as executives are concerned। लेकिन ये है कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। नो डाउट कि लोकसभा जो है यहाँ पे मिनिस्टर्स जो भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। चूंकि जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करेंगे वहां पे मेंबर्स की, जो भी लोकसभा के मेंबर्स है, तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तब तक वो मिनिस्टर्स या तब तक वो कैबिनेट मिनिस्टर्स रह सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि राज्यसभा जो है उनका कोई रोल ही यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे राज्यसभा का कोई कुछ ना कुछ रोल है, क्योंकि राज्यसभा से भी हम कुछ मिनिस्टर्स ले लेते हैं, और जब हमने राज्यसभा से भी कुछ मिनिस्टर्स ले लिए तो राज्यसभा जो है दे हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स। राज्यसभा जो है दे हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स। वो मिनिस्टर्स से सवाल पूछ सकते हैं जब भी क्वेश्चन और लगता है, जब भी ज्वाइंट सीटिंग होती है उस वक्त वो मिनिस्टर से उनके काम से रिलेटेड कोई भी सवालात पूछ सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है, हियर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं दे आर अकाउंटेबल बिफोर लेजिस्लेचर। उनको जवाबदेही होती है कहाँ पे? लेजिस्लेचर में। और जब लेजिस्लेचर की बात होती है तो उसमें दोनों हाउसेज आते हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी। सो राज्यसभा जो है दे हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस, they have a right to ask questions from the ministers because there is parliamentary system and they are part and parcel of parliament
as executives are accountable before legislature, before parliament. हाँ, इतना है कि राज्यसभा can condemn the government but cannot kick it. ये इनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अगर इनको लगेगा इनके काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वो उनको अच्छे से कंडेम कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये इख्तियारात नहीं है कि वो उनको हाउस से बाहर निकाल दें। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव का पूरा कंट्रोल जो है वो लोकसभा को ही है। तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करेंगे लोकसभा की तब तक वो मिनिस्टर्स रह सकते हैं। एट द मोमेंट दे विल लूज कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, दे विल डेफिनेटली सिंक। अनदर वन इज जुडिशियल पावर्स। अब हमने यहाँ पे देखा कि एग्जीक्यूटिव में उतना कंट्रोल भी नहीं है, फाइनेंस में भी उतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव पावर्स की बहुत ज्यादा है। अब जुडिशियल पावर्स की जहां तक बात है तो उसमें भी दोनों हाउसेस जो हैं दे आर ऑलमोस्ट एंजॉयिंग इक्वल पावर्स। So far as the election of president is concerned or the vice president is concerned, and so far as you know the removal of judges are concerned, or vice president's removal is concerned, or president's removal is concerned, they can be removed only by impeachment. Next is constituent powers. Constituent powers में राज्यसभा exercises constituent functions along with the Lok Sabha. A bill to amend the constitution may originate in either house of parliament. जो अमेंडमेंट बिल है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन आज से 70 साल पहले बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमें चेंज लानी ही पड़ती है। कुछ आर्टिकल्स पुराने हुए हैं, फरसुदा हुए हैं, उनमें चेंज लानी पड़ती है। तो उस तरह से दैट इज नोन एज बिल ऑफ अमेंडमेंट। उसको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ अमेंडमेंट। आज तक मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पे जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं चेंज लानी पड़ती है तो दोनों हाउसेस जो है उनमें वहां पे वो दोनों हाउसेस पास करने चाहिए, तब जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो हियर बोथ हाउसेस आर एंजॉयिंग इक्वल पावर्स। देन देयर इज इलेक्टोरल पावर्स। अब इलेक्टोरल पावर्स राज्यसभा के क्या है? हमारे यहाँ राज्यसभा जो है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दे टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आप लोगों को पता ही है कि प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। वहां ये नहीं लिखा है कि ओनली लोकसभा। इसका मतलब है चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, जो भी यहाँ पे हो, तो उसमें दोनों हाउसेस को, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी, दोनों हाउसेस को बराबर इख्तियारात है कि वो प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा ले ले या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा ले। और भी कुछ पावर्स हैं, जैसे मिसलेनियस पावर्स में द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब भी हमारे यहाँ इमरजेंसी नाफिज होती है तो उसमें पिछली बार भी हमने कहा था कि प्रेसिडेंट को एक रिटन डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट की तरफ से मिलना चाहिए, तब जाके वो रिटन डॉक्यूमेंट पर साइन करके इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। अब कहीं हमें लगता है कि इमरजेंसी नाफिज करने के बाद उसको कंटिन्यू किया जाए, उस वक्त भी राज्यसभा जो है उनकी कंसेंट वहां पे होनी चाहिए। तो दोनों हाउस जब पास करेंगे तब जाके प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। तो ये थे हमारे यहाँ राज्यसभा के पावर्स, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलेक्टोरल पावर्स। तो कल इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए खुदा।